हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन बैंक भारत स्किल्स पोर्टल पर उपलब्ध है उसका हम एक मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, और हम अब तक पिछली वीडियो में 40 क्वेश्चंस तक उसको सॉल्व कर चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं उससे आगे सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 41, रिक्त स्थान कैन बी अकाउंटेड फॉर एज बिजनेस एक्सपेंसेस। हिंदी में लिखा है रिक्त स्थान को व्यावसायिक व्यय के रूप में हिसाब में लिया जा सकता है। सवाल में हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्न विकल्पों में से ऐसे कौन से विकल्प हैं जिनको हम बिजनेस एक्सपेंसेस यानी कि व्यवसाय में खर्च होने वाले मद के रूप में जान सकते हैं। पहला है रेंट, यस रेंट आंसर सही है। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट भी आंसर सही है। और लेबर चार्जेस, ये सारे जो मद हैं वो हम व्यवसाय के लिए खर्च करते हैं। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर है वो इन सारे मदों को खर्च करेगा अपने व्यवसाय को चलाने के लिए। उसको रेंट भी देना पड़ेगा, उसको इक्विपमेंट भी खरीदने होंगे, और उनको लेबर चार्जेस यानी कि जो मजदूर काम करेंगे, दिहाड़ी पे काम करेंगे, उनको हम लेबर चार्जेस कहते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव तो आंसर सही हो गया। इस बार नहीं बताया आपने, ये टिराई बॉल थी, पहला क्वेश्चन है ना, टिराई बॉल थी, कोई बात नहीं। अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेंट जो होता है ना, रेंट होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट। आपका प्रोडक्शन हो या ना हो, आपका सामान बिके या ना बिके, किराया तो आपको देना पड़ेगा। तो रेंट आता है फिक्स्ड कॉस्ट में। इक्विपमेंट आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार खरीद के बार बार वो आपके बिजनेस में सहायक होता है, बिजनेस को चलाने में सहायक होते हैं इक्विपमेंट यानी कि मशीनरीज, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। और तीसरा जो लेबर चार्ज है इसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, जितना काम होगा उतने ही हम कारीगरों को रखेंगे। वेरिएबल मतलब जो बदल सकते हैं, जो आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता हो। तो ये तीनों अलग अलग श्रेणी के हैं और तीनों ही हमारे बिजनेस में होने वाले व्यय हैं। ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है। 42, मनी मैनेजमेंट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड कीप ट्रैक ऑफ। मनी मैनेजमेंट हमें समझने और ट्रैक रखने में मदद कर सकता है। किसकी? मनी मैनेजमेंट, जब पैसों का आना और कहाँ से आया, कितना खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, इन चीज़ों को जब हम हिसाब रखते हैं उसको कहते हैं ट्रैक रखना। जब हम पैसों का हिसाब रख रहे हैं तो उसको कहेंगे मनी मैनेजमेंट। सिर्फ मनी मैनेजमेंट का पूछा जा रहा है तो निम्न में से कौन? अच्छा, अरे इस बार दिख गया, फर्स्ट बॉल पे छक्का। यस, ऑल ऑफ द अबव लिखा है, लेकिन पहले देख लेते हैं। मनी अवेलेबल, हमारे पास कितना पैसा है, ये हिसाब में लिखा होगा तभी तो पता चलेगा ना कितना पैसा रखा है गुल्लक में। ठीक है, उसके बाद है एक्सपेंडिचर इनकर्ड, हमें इस दौरान कितना खर्चा हमने कर दिया। मनी अवेलेबल, इस समय कितनी बची हुई है और हम कितना खर्च कर चुके हैं। दूसरा ऑप्शन है मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड, मतलब कितना खर्चा हम कर चुके हैं। तीसरा ऑप्शन है इनकम जनरेटेड, और इस समय अवधि में हमने कितना कमाया है। भाई जब हम कोई बिजनेस करेंगे तो हमारे पास कुछ ओपनिंग पैसा होगा, मतलब हमारे पास कुछ पैसा तो हाथ में होगा ना बैंक में। उसके बाद हमने कुछ कच्चा माल खरीदा, उसको कहेंगे एक्सपेंडिचर इनकर्ड, हमने कुछ पैसा दिया और कुछ सामान लिया जो हमारे व्यवसाय में यूज़ होगा। और हमने कुछ सामान बेचा भी होगा, उसको हम इनकम जनरेटेड कहेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें जिसमें पैसा आ रहा है, जा रहा है या कुछ बच रहा है, इसको हम मनी मैनेजमेंट में गिनते हैं। ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है, और ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मनी मैनेजमेंट। निम्न में से कौन सा धन प्रबंधन का हिस्सा नहीं है। अब हमें नहीं बताना है कि कौन सा मनी मैनेजमेंट में नहीं है। ऑल ऑफ द अबव लिखा है क्या? नहीं लिखा, कोई बात नहीं। मैन्युफैक्चरिंग पैसों का मामला नहीं है दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग है उत्पादन, उसमें पैसा लगता है, लेकिन उसमें पैसे के अलावा कच्चे माल का भी हिसाब रखना पड़ेगा, और जो माल हमने बेचा, किसको बेचा। मैन्युफैक्चरिंग एक क्रिया है बिजनेस की, उसका पैसों से सीधा संबंध नहीं है। ये मनी मैनेजमेंट में नहीं आएगा। मैन्युफैक्चरिंग कि आपने इस महीने कितना माल बना दिया, ये मनी मैनेजमेंट में नहीं आएगा। उस माल को बनाने में आपका कितना पैसा लगा है, उस पैसों का हिसाब मनी मैनेजमेंट में आएगा। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इसका आंसर सही हो जाता है। यही वो मद है जो मनी मैनेजमेंट में नहीं होता। अगले ऑप्शन देख लेते हैं। लॉस किसका होता है? सामान का लॉस नहीं होता, सामान का तो रिजेक्शन होता है, समझ गए। लॉस होता है पैसे का या समय का। अब मनी मैनेजमेंट में है तो पैसों का लॉस भी हम जानते हैं होता है। तो आंसर बी तो गलत इसलिए हो गया क्योंकि हमसे तो पूछा गया था कौन सा मनी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। कैश अवेलेबल, कैश किसको कहते हैं? पैसे को। कितना पैसा हमारे पास इस समय अवेलेबल है, मौजूद है, हमारे बैंक में है या हमारी जेब में है, तो उसको भी हम मनी मैनेजमेंट से समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी पैसों का दिख रहा है। और प्रॉफिट भी हम पैसों से ही समझते हैं ना। तो नीचे के तीनों आंसर गलत हो जाते हैं क्योंकि हमसे तो पूछा गया था कौन सा मनी मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए मैन्युफैक्चरिंग सही है। क्वेश्चन नंबर 44, शीतल हैज़ अ क्लोथिंग रिटेल बिजनेस, शी स्पेंड्स
a total of rupees 3000 for 20 tops. She sells 20 tops for rupees 4500. शीतल हैज़ मेड a dash. हिंदी में पढ़ लेते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, अधिकतर को आपको समझ में आ गया होगा। शीतल नाम की एक महिला है, उसका कपड़ों का एक रिटेल शॉप है, यानी कि खुदरा जो रिटेल की शॉप होते हैं, उसका कारोबार है। वह 20 टॉप उसने खरीदे 3000 रुपये में और 20 के 20 बेच दिए 4500 रुपये में। तो हमें बताना है कि शीतल ने क्या बनाया है, लॉस या प्रॉफिट। शीतल को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? 3000 में खरीदे 20 और 4500 में बेच दिए, तो लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? इसको बताने की ज़रूरत है मुझे। और आपको लगता है डर परीक्षाओं से, आप कहते हो 50 क्वेश्चन बता दो। कैसे यार, तुम्हें सब आता है भाइयों। प्रॉफिट कमाया है उसने। 45th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ COGS? इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, पहला ही ऑप्शन सही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स। गुड्स क्यों कह रहा हूँ मैं, वो गुड्स कह रहा हूँ, गुड नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। गुड्स सोल्ड। नीचे के तीनों आंसर गलत हैं क्योंकि उसमें गुड लिखा हुआ है। गुड मतलब होता है अच्छा, और गुड की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, बहुवचन नहीं होता। बहुत सारे बच्चे खड़े हैं और हम सबको कहना चाह रहे हो कि बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो हम ये नहीं कहते दीज आर गुड्स बॉयज़, ऐसे नहीं कहते, दीज आर गुड बॉयज़ ऐसे कहते हैं, ठीक है ना। गुड होता है अच्छा, और गुड्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब होता है सामान। ये हमारा व्यावसायिक जीवन की एक टर्म है, एक्रोनिम है, शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 46, द फॉर्मूला ऑफ COGS इज टोटल सेल माइनस COGS। ये आंसर तो बिल्कुल गलत है। हमें COGS का ही फॉर्मूला निकालना है, तो उत्तर में COGS तो नहीं लिखा होना चाहिए ना भाई। COGS तो इज इक्वल टू के इस तरफ लिखा होगा, बराबर के निशान के उस तरफ थोड़ी COGS लिखा जाएगा। हमें वही निकालना है, और किसी में से वही घटा के हम वही कैसे निकाल देंगे? समझ में आ गई बात? तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत है। लॉजिक भी लगाओ ना, रीजनिंग भी तो लगाओ। बी ऑप्शन देखते हैं, मनी रिमेनिंग प्लस सेल। जो हमारे पास पैसा बच गया और जितना हमने सामान बेचा उन दोनों को जोड़ दो। ये कॉस्ट नहीं आई, ये तो आंसर नहीं हो सकता। हमें तो कॉस्ट, जो हमने सामान बनाया है उसको बनाने की जो पूरी कॉस्ट है, हमें तो वो निकालनी है। वो इस फॉर्मूले से तो नहीं निकल रही। टोटल परचेज माइनस इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ। महीने के आखिर में जितनी इन्वेंट्री बची है उसको घटा दो टोटल जो आपने सामान खरीदा है। ये आंसर की में सही लगा रखा है, पर ये आंसर गलत है दोस्तों। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये नहीं होता, ये अधूरा फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब आपने जैसे उस महीने की शुरुआत में कितना सामान आपके पास था, उसके बाद उसमें जोड़ दो कितना उस महीने में और जो आपने ख़रीदा। तो ये तो हो गया कितना आपने सामान खरीद लिया। उसमें से घटा दो बैलेंस इन्वेंट्री, जो अब पूरे महीने में बेच बाच के आपके पास जो कुल कच्चा माल और इन्वेंट्री और आधा बना हुआ माल बचा है उसको घटा दो। तो जो बाकी बचा वो आपने बेच दिया होगा ना बना के, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये फॉर्मूला जो आपके आंसर की में दे रखा है, ये सबसे सही विकल्प तो है इन चारों में, इससे मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला गलत है, अधूरा है। ओपनिंग बैलेंस माइनस एक्सपेंसेस ये भी आंसर नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप ऐसे समझें कि हमने जो सामान बनाया उसमें कितनी लागत लगी। तो जो हमारे पास पहले से कच्चा माल पड़ा था उसकी भी तो बहरहाल लागत लगेगी ना, अगर उसको भी यूज़ कर लिया हमने बनाने में, तो उसको जोड़ना पड़ेगा। और जो नया सामान हमने खरीदा वो भी जोड़ना पड़ेगा, और उसमें से जो हमारे पास महीने के आखिर में सामान बच गया उसको घटाना पड़ेगा। तो बाकी सारा सामान कहाँ गया? वो हमने बना के बेच दिया, है ना। तो वो जो सामान हमने बेचा है वो तब निकलता है, उसकी लागत तब निकलती है जब हम अपनी इन्वेंट्री को देखते हैं कि कितना माल हमारे पास था, कितना हमने खरीदा और अब कितना बचा हुआ है। तो बाकी जो लागत है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चली गई, ठीक है। पर ये आंसर जो आपको दे रखा है इन चारों विकल्पों में सही है, ऑप्शन सी। इन्वेंट्री वैल्यू इज़, इन्वेंट्री किसको कहते हैं? इन्वेंट्री कहते हैं आपके पास कच्चा माल कितना पड़ा है, अधूरा बना हुआ माल कितना पड़ा है, और पूरा बना हुआ माल आपके कैंपस में अभी वो बिका नहीं है लेकिन आपके पास बन के रखा हुआ है। इन सारी चीज़ों को हम इन्वेंट्री कहते हैं। भंडारण हिंदी में शायद उसको कहेंगे। हमारे पास कितना कच्चा माल है, कच्चा माल मतलब जिससे हम अभी और अपना उत्पादन करेंगे। आधा बना हुआ माल जो इस समय प्रोसेस में है वो कितना है, और पूरा बना हुआ माल जो अभी फैक्ट्री के अंदर ही रखा हुआ है। इन सब को मिला के हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं इन्वेंट्री वैल्यू क्या है? टोटल सेल इन्वेंट्री नहीं होती, सेल मतलब तो बेच दिया, जो आपकी फैक्ट्री के अंदर रखा हुआ है उसको इन्वेंट्री कहते हैं। मनी रिमेनिंग, जो पैसा आपके अकाउंट में रखा हुआ है या आपकी जेब में रखा हुआ है उसको भी इन्वेंट्री नहीं कहते हैं, उसको एसेट कह सकते हैं।
मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट्स, ये आंसर सही है। जो अब तक सामान बिका नहीं है, चाहे वो किसी भी अवस्था में है, कच्चे माल की अवस्था में है या अधूरे बने हुए माल की अवस्था में है या पूरा बन के भी अभी बिका नहीं है, अभी उसको हमने डिस्पैच नहीं किया है, तो इन सारी चीज़ों को हम कहते हैं इन्वेंट्री, और वही आपके ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। मॉनेटरी वैल्यू मतलब पैसों में अगर उसकी वैल्यू करेंगे तो जो भी सामान हमारे पास रखा हुआ है जो अब तक बिका नहीं है उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन, अमाउंट स्पेंट ऑन पेइंग रेंट, किराया देने में जो खर्च हुआ पैसा उसको हम इन्वेंट्री नहीं कहते हैं। इन्वेंट्री का रिकॉर्ड प्रोडक्ट के हिसाब से भी रखा जाएगा और उसकी मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से भी रखा जाएगा। ऑप्शन सी सही है चारों ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 48, द टेक्निक्स विच वन अप्लाइज टू प्रमोट गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंक्रीज सेल्स इज कॉल्ड। एक वह तकनीक जो वस्तुओं या सेवाओं को बढ़ावा देने और बिक्री बढ़ाने के लिए लागू होती है, उसे क्या कहते हैं? मार्केटिंग टेक्निक्स, यस कहते हैं। मनी मैनेजमेंट उसको नहीं कहते, मनी मैनेजमेंट होता है पैसों का हिसाब रखना, ठीक है। लेकिन हम तो अपने किसी उत्पाद को या सेवा को उसकी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए जो हम तकनीकें इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको मनी मैनेजमेंट नहीं कहते, उसको कहते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज या मार्केटिंग टेक्निक्स। प्रोडक्ट पिचिंग भी सेल्स का एक छोटा सा हिस्सा है और सेल्स होती है मार्केटिंग का एक छोटा हिस्सा। आपको क्या लगता है मार्केटिंग क्या होती है? वो जो बस में खड़े होकर निकाल के कहता है कि कंपनी के प्रचार की तरफ से हमने ये प्रोडक्ट जो आपको मार्केट में 10 रुपये का मिलेगा, हम 10 रुपये में 2 देंगे और उसके साथ एक चाबी का गुच्छा भी देंगे और उसके साथ एक सुरमा भी देंगे आंखों में डालने वाला। ये मार्केटिंग नहीं होती है, ये होती है सेल मार्केटिंग का एक छोटा हिस्सा होता है। मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ है। मार्केटिंग में आएगा आपका प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, उसका साइज़ कैसा होगा, कलर कैसा होगा, रेंज क्या होगी, प्राइस, उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या रखा जाएगा, ये भी मार्केटिंग का हिस्सा है। कहाँ बिकेगा, कौन बेचेगा, कैसे वहाँ तक पहुँचेगा, मतलब पूरे चैनल को हम उसको डिस्क्राइब करते हैं कि इसमें होलसेलर बनाने पड़ेंगे या डायरेक्ट कस्टमर के पास जाना पड़ेगा या ऑनलाइन बेचेंगे या ऑफलाइन बेचेंगे, ये सब मार्केटिंग है। प्रमोशन, हम कितना डिस्काउंट देंगे, हम कैसे एडवर्टीजमेंट करेंगे, कैसे अपनी सेल को बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें भी मार्केटिंग का हिस्सा होती हैं। सेल और एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग का हिस्सा है। तो जो प्रोडक्ट पिचिंग है वो एडवर्टीजमेंट का एक हिस्सा है और एडवर्टीजमेंट सेल का एक हिस्सा होता है और सेल मार्केटिंग का एक हिस्सा होता है। मार्केटिंग में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उसकी एक क्रिया को हम सेल कहते हैं। सेल मतलब बेचना। मार्केटिंग खाली बेचना नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस भी मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर मार्केटिंग टेक्निक्स है। जब हम कुछ भी ऐसी तकनीक को अपनाते हैं जिससे हमारी सेल बढ़ जाए। आपको क्या लगता है, कस्टमर सर्विस अगर आप अच्छी देंगे तो आपकी सेल नहीं बढ़ेगी? है, बढ़ती है उससे। सही तरीके से समझो इन बातों को। मनी मैनेजमेंट तो बिल्कुल गलत आंसर है, लेकिन प्रोडक्ट को आपने अच्छा पिच किया, मतलब प्रोडक्ट को अच्छा पुश किया एडवर्टीजमेंट से, तो आपकी सेल नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। कस्टमर को सर्विस अच्छी दोगे, आपकी सेल नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो ये आंसर क्यों गलत हुए? ये आंसर इसलिए गलत हुए क्योंकि ये मार्केटिंग टेक्निक्स के ही एक हिस्से हैं, छोटे छोटे। मार्केटिंग टेक्निक्स बड़ी चीज़ है और उसकी जिम्मेदारी होती है कस्टमर का भी ध्यान रखना और अपनी कंपनी का भी ध्यान रखना। हमारी सेल और प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ मार्केटिंग। इनमें से कौन सी मार्केटिंग के तरीके हैं, विधियां हैं? वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ किसको कहते हैं? जब हम मुंह ज़बानी तारीफ़ करते हैं किसी कंपनी की। जैसे आपने कोई शर्ट ली, आपने कहा यार मैंने इस दुकान से इस शर्ट को लिया है, बहुत अच्छी है, बड़ी कंफर्टेबल है, फिटिंग बहुत अच्छी आई है, तो आपके दोस्त ने कहा यार मुझे भी लेके चलना। इसको कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ। किसी ने आपको पैसे नहीं दिए ये काम करने के, आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आपने उस कंपनी के प्रोडक्ट को बढ़ा दिया। इसको कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ। जब हम बातें कर करके आपस में ग्राहक एक दूसरे को बताते हैं और हमारी कंपनी की सेल बढ़ती है। ये कब होगा? जब हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा, जब हमारा व्यवहार अच्छा होगा, जब हम नैतिकता को समझ रहे होंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, तभी ऐसा होता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है स्कीम्स एंड डिस्काउंट। यस, ये भी आंसर सही है। हाँ, दिख गया। ओके, ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है, थैंक यू। स्कीम्स एंड डिस्काउंट, हम कहते हैं कि भैया एक के साथ एक मुफ्त, 15% एक्स्ट्रा, दाम वही हैं, 15% एक्स्ट्रा ले जाओ। ये सब क्या है? स्कीम्स और डिस्काउंट हैं। ये भी हमारी मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी है। मैंने बताया था ना, मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके अंदर प्रमोशन करना, डिस्काउंट देना, स्कीम्स चलाना, वो भी एक मार्केटिंग का हमारा तरीका है। सोशल मीडिया पेज प्रमोशन। जब हम सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया है, जब इसमें हम अपने प्रोडक्ट को बेचने लगते हैं, वो भी मार्केटिंग की एक स्ट्रेटेजी होती है, मार्केटिंग की एक तरीका होता है। ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 50,
स्पॉन्सरिंग लोकल इवेंट्स लाइक क्रिकेट मैच और दिवाली सेलिब्रेशंस इज अ मार्केटिंग मेथड। स्थानीय कार्यक्रमों जैसे क्रिकेट मैच और दिवाली समारोह को प्रायोजित करना एक मार्केटिंग की विधि है। भाई ये हिंदी में जो विपणन लिखा हुआ है ना, मेरे से तो पढ़ा भी नहीं जा रहा है क्या है विपणन, ये मत बोलना। आपको क्या इंग्लिश से डर लगता है, ये समझ गए थे आप? हिंदी में समझ गए विपणन का क्या मतलब होता है? मार्केटिंग समझते हो आप, तो इसलिए ये मानना बंद करो कि हमारी इंग्लिश बहुत हमें आती नहीं है। हमें आती है इंग्लिश, बस हमारी आदत नहीं है उसे बोलने की, इतनी सी ही दिक्कत है बस हमारे साथ, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मार्केटिंग कहेंगे उसको अगर हमने स्थानीय किसी क्रिकेट मैच को या दिवाली समारोह को प्रायोजित कर दिया। यस कहेंगे। आप कहें कैसे साहब? भैया जब मैं प्रायोजित करूंगा तो क्रिकेट मैच जिस मैदान में हो रहा होगा वहाँ पे मेरा बैनर नहीं लगा होगा स्पॉन्सर्ड बाय ITI जंक्शन तो ITI जंक्शन की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं उसका ही एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, वो भी मार्केटिंग का ही एक तरीका है। ठीक है, मार्केटिंग के अंदर आती है ये प्रमोशन। अब समझ रहे हो सारी बात? वेरी गुड। धैर्य रखोगे तो सारी बात समझ में आएंगी। एक लाइन सुन के आप पूरे सब्जेक्ट को नहीं समझ सकते, तभी तो मैं इसके खिलाफ हूँ। ये क्वेश्चन आंसर से पढ़ाई नहीं हुआ करती है बेटा। इसको समझने के लिए आपको तो अपने संस्थानों में अपने अनुदेशकों के साथ रहना ही पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लाइव क्लास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, शिल्पा इज गोइंग डोर टू डोर सेलिंग हैंडीक्राफ्ट्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिक्त स्थान मार्केटिंग। हिंदी में लिखा है शिल्पा घर घर जाकर हस्तशिल्प बेच रही है, यह रिक्त स्थान मार्केटिंग का एक उदाहरण है। हस्तशिल्प समझ में आ गया? हैंडीक्राफ्ट, कोई हाथ से बना के बेचते हैं ना लोग बाग, उसको हम हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। जो भी चीज़ आप हाथ से बनाते हो, कॉटेज इंडस्ट्री में बनते हैं, छोटे स्केल पे ये बिजनेस होते हैं। तो शिल्पा ऐसा ही कोई अपना व्यवसाय करती है और फिर जो भी वो सामान बनाती है उसको घर घर जाके उसको दिखाती है कि अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो खरीद लो। ये शिल्पा का तरीका है। तो हमसे पूछना ये चाह रहे हैं कि ये किस तरीके की मार्केटिंग का उदाहरण है। भाई जाएगा वो शिल्पा जाएगी किसी घर में, घंटी बजाएगी, अंदर से जो निकलेगा उसको दिखाएगी, तो मार्केटिंग तो कर रही है। अपने प्रोडक्ट को दिखाना यानी कि शो करना कस्टमर को, उसको मार्केटिंग ही कहते हैं। ठीक है, मार्केटिंग का ही हिस्सा है वो। उसको ऑनलाइन नहीं कह सकते क्योंकि शिल्पा तो घर घर जा रही है ना, उसको ऑफलाइन कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। उसको मास भी नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो एक एक घर जा रही है ना। मास होता है जब हम एक साथ बहुत सारे लोगों को करते हैं। वो कहाँ होता है? वो टीवी में एडवर्टीजमेंट कर दो या यूट्यूब पे एडवर्टीजमेंट कर दो, तब हम मास को हम मार्केटिंग करते हैं। तो मास ये आंसर नहीं है। और नन, किसी का मन करता है नन को लगाने को, यार बेचारा हर जगह आ जाता है ये, इसको हम निशान नहीं लगाते। चलो इस पर निशान लगा देते हैं, ये वाला निशान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, रीना सेल्स हर प्रोडक्ट इन क्रिएटिव पैकेजिंग दैट कस्टमर्स लाइक, दिस इज अ मार्केटिंग मेथड। रीना अपने उत्पाद को रचनात्मक पैकेजिंग में बेचते हैं जिसे ग्राहक पसंद करते हैं, यह मार्केटिंग का तरीका है। ये करेक्ट है, ट्रू। अगर आपने पैकेजिंग बहुत अच्छी रखी और वो आपके ग्राहकों को पसंद आ रही है, उसका रंग पसंद आ रहा है, उस पर जो छपा हुआ है वो पसंद आ रहा है, उसमें जो आपने टैग लाइन लिखी हुई है वो उनको बहुत अपील कर रही है, तो ये सब इसीलिए लिखा जाता है ताकि हमारे कस्टमर खुश हो जाएं। ये मार्केटिंग का ही हिस्सा है। और पैकेजिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या फ़ोटो बन रही है पैकिंग पे, वो कितने साइज़ में मिल रहा है। मान लीजिए कोई चाय की पत्ती बनाने वाला है, वो आधे किलो से कम की चाय की पत्ती की पैकिंग ही नहीं बना रहा है। हमारे सारे कस्टमर आधे किलो की चाय एक साथ नहीं खरीद सकते हैं, बहुत महंगी होती है भाई वो। हम तो 200 ग्राम, 250 ग्राम और 100 ग्राम का भी पैकेट चाहिए हमें। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ऐसी होती हैं कि पैकेजिंग उतनी रखो जितना मेरे कस्टमर खरीदना, पूरी रेंज रखो। आधा किलो का भी रखो, 1 किलो का भी रखो, 250 ग्राम का भी रखो और 100 ग्राम का भी रखो। समझ में आ गई पैकेजिंग क्या है? ये मार्केटिंग वाले लोग बहुत समझदार होते हैं बेटा, और आपको उनके दिमाग से खेलना पड़ेगा अगर आपको अपने हितों की रक्षा करनी है। आमतौर पे अच्छी कंपनीज आपके हितों की रक्षा करती है, लेकिन मार्केट में बहुत सारे लोग बाग नकली हैं। मतलब वो दूसरी खाल में और भेड़िए हैं अंदर, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट चाह रहे हैं। तो ग्राहकों को अपने हितों के लिए सजग रहना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा कि सिर्फ मार्केटिंग से काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मार्केटिंग मेथड? इनमें से कौन सा विपणन पद्धति नहीं है? वो भैया ये विपणन तो आप ही पढ़ लिया करो। वर्ड ऑफ माउथ, ये तो मार्केटिंग की विधि है, हमने पहले क्वेश्चन में देख लिया, ये आंसर सही। हमें तो वो बताना है जो नहीं है। इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर बिजनेस, किसी ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है और वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को दिखा रही है कि ये है, इतने रुपए में है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, ये भी मार्केटिंग का एक मेथड है। तो ये आंसर भी गलत हुआ। पेइंग रेंट, हम किराया जो दे रहे हैं उसका मार्केटिंग से क्या मतलब है? हम कभी ग्राहक को बताते हैं कि हमने 20,000 रुपये तो दुकान का किराया है हमारी इस शोरूम का, ये क्यों बताएंगे हम? और वो बता के फ़ायदा क्या है? इसी तरह आपको कह रहा हूँ, अपनी मार्केटिंग करना सीखो
आप कहो कि साहब हमने पढ़ा नहीं है साहब, हमें किसी ने पढ़ाया नहीं, हमें कोई समझाने वाला नहीं था, ये बता के क्या फ़ायदा है आपको जॉब मिल जाएगी बता के? तो रेंट हमने क्या दिया है उसको बता के मार्केटिंग वालों को या किसी कंपनी को क्या फ़ायदा है ग्राहक को? ये आंसर सही है, ये कोई मार्केटिंग की विधि नहीं है। और जो ये लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है 20% डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट्स, ये भी मार्केटिंग का तरीका होता है। हम अपने ग्राहक को कहते हैं कि उसी दाम में 20% और डिस्काउंट या 20% प्राइस में डिस्काउंट ले लो या 20% एक्स्ट्रा ले लो। डिस्काउंट हम दे रहे हैं, आप हमारा सामान अब और ज़्यादा खरीदो। तो ये भी मार्केटिंग का एक तरीका होता है। मार्केटिंग का उद्देश्य दो हैं, समझ लेना बच्चों। पहली बात, मार्केटिंग ही ये एश्योर करती है कि ग्राहक बॉस है, हम उसके लिए काम करेंगे। ये मार्केटिंग का पहला असूल है एथिक्स पे रहते हुए। और दूसरा असूल ये है कि हम अपने व्यवसाय का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करवाएंगे। इन दोनों कामों को मार्केटिंग लेकर चलती है, ठीक है, ध्यान रहेगी ये बात। तो पेइंग रेंट इसका आंसर नहीं है, मतलब पेइंग रेंट कोई मार्केटिंग मेथड नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, अनीता स्टार्टेड अ टिकटॉक अकाउंट फॉर हर क्राफ्ट्स बिजनेस, शी यूज्ड डैश मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अनीता ने अपने शिल्प व्यवसाय के लिए एक टिकटॉक खाता शुरू किया, उसने रिक्त स्थान मार्केटिंग रणनीति का इस्तेमाल किया है। कौन सी रणनीति का मार्केटिंग की कौन सी रणनीति का इस्तेमाल किया है देखते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग, यस, टिकटॉक तो ऑनलाइन था ना क्योंकि अब तो है नहीं, वो तो सरकार ने बैन कर दिया। ऑनलाइन तरीका था जिसपे कुछ लोग अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते थे और ग्राहकों को कहते थे कि आप ये खरीद सकते हो। ख़ास तौर से वो महिलाएं या वो पुरुष जो अपने घर में रह के कुछ सामान बना रहे थे, वो अपनी मार्केटिंग टिकटॉक पर करते हैं। दूसरे देशों में भी करते हैं, हमारे देश में करते थे। ये पोस्टर नहीं होता, पोस्टर आप जानते हो किसको कहते हैं, जो किसी समारोह में क्रिकेट उसमें जो एक बैनर लगाते हैं उसको हम पोस्टर कहते हैं। तो टिकटॉक पोस्टर तो नहीं है ना, टिकटॉक तो ऑनलाइन मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म है। टैगलाइन किसको कहते हैं? पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, या अ गिफ्ट फॉर समवन यू लव, जैसे एक 5 स्टार चॉकलेट का टैगलाइन है। टैगलाइन वो होता है जो आपको प्रोडक्ट के साथ याद रहता है कि इसके साथ एक ब्रांड को जोड़ देते हैं हम, ठीक है। तो टैगलाइन भी आंसर गलत हुआ। और नेटवर्किंग भी आंसर नहीं है, क्योंकि वो तो टिकटॉक पे खोला है ना उसने तो अपना अकाउंट, टिकटॉक पे मार्केटिंग कर रही है तो ऑनलाइन हुआ। नेटवर्किंग किसको कहते हैं? नेटवर्किंग वो होती है एमवे, जैसे आपने सुना होगा ना, मैं 5 मेंबर बनाऊं, फिर वो 5 मेंबर अगले 5 मेंबर बनाएं, और मैं फिर गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम पता नहीं कौन सा मेंबर बन जाऊंगा और कितने चेक मुझे आने लगेंगे आप लोगों में तो बहुतों ने किया होगा ना, वो किसको मिला पैसा मार्केटिंग। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ दीज इज नॉट ऑनलाइन मार्केटिंग? इनमें से कौन सा ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है? फेसबुक पोस्ट, फेसबुक ऑनलाइन है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। फेसबुक ऑनलाइन मार्केटिंग है। बिजनेस वेबसाइट ऑनलाइन मार्केटिंग है। इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो ये तीनों आंसर गलत हुए। लास्ट ऑप्शन है 30% डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट स्टोर विजिट। हमारे स्टोर पे पहली बार आओगे तो 30% डिस्काउंट पाओगे, उसके लिए स्टोर पर जाना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं होगा वो। आप अगर स्टोर पे गए और आपने वहाँ से कुछ ख़रीदा तो आपको 30% पहली बार डिस्काउंट मिलेगा। ये है आपका ऑफलाइन, इसको ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं कहेंगे। समझ में आ गई बात? का टॉपिक का नाम है एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? व्यवसाय में नैतिकता कैसे रखी जाती है, उन प्रैक्टिसेस की बात करेंगे। ये टॉपिक शुरू हो इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने ये शब्द सुना होगा नैतिकता, क्या जानते हैं आप इस बारे में? नैतिकता को आप कैसे देखते हैं? क्या होती है नैतिकता? झूठ बोलना पाप है, चोरी करना गलत है, ये नैतिकता है हमारी, ये मूल्य हैं। नैतिकता क्या होती है? सोचो हमने आप लोगों को क्या बना दिया है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी उसके बारे में तो बहुत कम लोग जानते हैं। हमने इसके बारे में कभी डिस्कस ही नहीं किया कि नैतिकता होती क्या है। अच्छे और बुरे में फ़र्क, वो मूल्य होते हैं। नैतिकता क्या होती है समझते हैं इसको, नैतिकता को, ठीक है। 56 क्वेश्चन, वाइल कैरिंग आउट बिजनेस डूइंग अ मोरली राइट थिंग इज़ कंसिडर्ड एज। हमारे मोरल मतलब हमारे नैतिकता हमें जो करने के लिए कहती है, अंदर की आवाज़ जो कहती है कि यार ये करना चाहिए, वो ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकता मैं, उसको हम नैतिकता कहते हैं, एथिक्स कहते हैं। आंसर बिजनेस एथिक्स हो गया। बिजनेस इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में बिजनेस लिखा हुआ है। नैतिकता कई श्रेणियों की होती है। एक होती है बिजनेस की नैतिकता, जिसमें हम ये सोच के चलते हैं कि हमारे कस्टमर का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर हम अपने कस्टमर को नकली सामान बेच रहे हैं या हल्का सामान बेच रहे हैं या खाने का कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसमें बहुत सारा हमने जानबूझ के केमिकल लगाया हुआ है उसको हरा या बड़ा बनाने के लिए, तो वो हमारे बिजनेस के खिलाफ है, हमारे बिजनेस नैतिकता के खिलाफ है। समझ में आ गई बात? दूसरा वर्गीकरण है वर्क एथिक्स। जब हम जॉब करते हैं,
जॉब सिक्योरिटी के नाम पे अगर हमने काम करना कम कर दिया, समय व्यय करना शुरू कर दिया और हमारी कंपनी लॉस में चली गई, मतलब जॉब सिक्योरिटी के नाम पे, ये हमारी नैतिकता के खिलाफ होना चाहिए। आदमी की नैतिकता के, जब वो जॉब कर रहा है, इसको वर्क एथिक्स कहते हैं। और तीसरा इसकी श्रेणी है पर्सनल, मतलब व्यक्तिगत नैतिकता, जो हम अपने जीवन में अपनाएंगे। रिश्वत लेना, धोखा देना, झूठ बोलना, वो काम करना जिसके लिए हम ऑथराइज्ड नहीं हैं, हमारी ट्रेनिंग नहीं है, हम वो काम करना शुरू कर दें, ये हमारी व्यक्तिगत नैतिकता के खिलाफ होनी चाहिए बातें। पर कितने लोग हम ऐसे हैं जो इसको मानते हैं? सोचो कहाँ पहुँच गए हम, है ना। उठो, जागो, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने ये बातें करनी बंद कर दी और उल्टी ऊट पटांग बातें करनी शुरू कर दी। ये बातें करनी चाहिए थी ना हमको। चलिए, तो बिजनेस एथिक्स है, उसको कस्टमर लॉ, कंज्यूमर लॉ नहीं कहेंगे। कंज्यूमर लॉ तो बाद में एनफोर्स किया जाता है, मतलब आप नहीं मानोगे, आप गलत काम करोगे तो फिर एक लॉ, कानून आएगा और वो आपको सज़ा देगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम बिजनेस करते हैं, हमारी नैतिकता के अनुसार जो हम काम करने पे हम मजबूर होते हैं कि यही काम सही है, ऐसे करूँगा मैं तो काम, उसको कंज्यूमर लॉ नहीं कहेंगे। उसको डिसीजन मेकिंग भी नहीं कहेंगे। डिसीजन मेकिंग किसी समस्या का समाधान होता है। ये बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं है, ये बिजनेस की जिम्मेदारी है। ये हमारी व्यक्तिगत बिजनेस की जिम्मेदारी है एंटरप्रेन्योर की। इसको हम स्ट्रेटेजी नहीं कहेंगे कि हम इस स्ट्रेटेजी पे चलेंगे तो हम खूब कमाएंगे। इसको, ये कोई रणनीति नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 57, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिक्त स्थान आर द कोर वैल्यूज ऑफ टॉकिंग टू कस्टमर। यहाँ पर वैल्यूज़ की बात आई है, एथिक्स की बात नहीं आई, मूल्यों की बात आई है। ग्राहकों से बात करते समय अनुशासन, ईमानदारी, जवाबदेही और क्या करना चाहिए, नीचे विकल्पों में ढूंढ लेते हैं। पहला है रिस्पेक्ट। यस, आप अपने ग्राहक की रिस्पेक्ट करें। उसको अगर सामान पसंद नहीं आ रहा तो आप उसको पकड़ के ना बिठा लें कि भाई साहब ये आपको कुछ तो खरीदना जाएगा, 1 घंटे से आपने मेरा सामान खुलवा दिया सारा और मेरा समय खराब करवा दिया, अब बिना खरीदे जा रहे हो। आप ऐसा नहीं करेंगे, ग्राहक को रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे वो खरीद रहा हो या नहीं खरीद रहा हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि ग्राहक की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो एथिक्स पे काम करे। ग्राहक अगर चोरी करने लगेगा तो वो अपने व्यक्तिगत एथिक्स के खिलाफ जा रहा है, वो भी गलत होते हैं। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर की नज़रों से हमें अपने ग्राहक को बड़ा सम्मान देना होता है। तो रिस्पेक्ट आंसर सही है। काइंडनेस, दया भाव, हम अपने ग्राहक को दया भाव से नहीं देखते हैं, हमारे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो चीज़ महत्वपूर्ण होती है उसको हम दया के भाव से नहीं देखते हैं, आदर के भाव से देखते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, बी गलत है। पावर, हम पावर के साथ बात करें उससे कि आइए, कैसे आना हुआ, मतलब ये दिखाएंगे जैसे हम बॉस हैं यहाँ पर, आप हमारी जगह पे आए हैं। नहीं सर, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जब ग्राहक से बात करेंगे वही बॉस होगा, चाहे वो आपकी जगह आया है या आप उसकी घर जगह गए। मनी का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर, हम पैसों से थोड़ी खरीद सकते हैं ग्राहक को। तो ऑप्शन ए सही है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 58, बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस टुवर्ड्स कस्टमर्स इज नोन एज डैश। ग्राहकों के प्रति आपके कार्यों के लिए जिम्मेदार होना रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। बच्चों, आप जवाबदेही तय करो। आप अगर ग्राहक के तौर पे हो, आप जवाबदेही तय करो। अगर कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस किसको कहते हैं? जो मैं आपको दे रहा हूँ ये सर्विस है, भले ही मैं इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपना समय खर्च कर रहे हैं ना। अगर आप इस वीडियो को भले ही 3 मिनट देख रहे हो लेकिन समय खर्च कर रहे हो ना, इस समय के लिए आप अकाउंटेबिलिटी तय करें कि आप जो बोल रहे हो वो सही होना चाहिए, संपूर्ण होना चाहिए, और आप ऑथराइज होने चाहिए इस बात को समझाने के लिए। हर कोई आदमी टीचर नहीं बन जाएगा इस देश में कि क्वेश्चन बैंक हैं और हमारे पास आंसर है और हम उसको क्वेश्चन को समझा के आपको आंसर देने लगें। ये काम हर कोई नहीं करने लगेगा। अकाउंटेबिलिटी तय करें और उसके बाद ब्रांड लॉयल बने। डिसिप्लिन उसको नहीं कहते कि जब हम जवाबदेही तय करते हैं कि आप जिम्मेदार हैं, उसको डिसिप्लिन नहीं कहते। डिसिप्लिन अनुशासन होता है, वो कुछ और चीज़ है। उसको मार्केटिंग भी नहीं कहते हैं और उसको आदर भी नहीं कहते हैं। अकाउंटेबिलिटी होती है कि जब हम अपने किसी कार्य के लिए जवाबदेही तय करते हैं अपनी या सामने वाले की, कि आपका ये मैं कहना मानूंगा, लेकिन आप मुझे ये आपकी जवाबदेही होगी अगर ये काम सही नहीं हुआ तो। ठीक है, उसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 59, बिजनेस एथिक्स आर फॉर कस्टमर्स ओनली। व्यावसायिक नैतिकता केवल ग्राहकों के लिए होती है। नहीं, ये गलत है, ये फॉल्स है। बिजनेस एथिक्स सबसे पहले एंटरप्रेन्योर के लिए होगी कि वो ना सिर्फ अपने ग्राहकों की हितों का रक्षा करेगा, उनका सेहत में नुकसान नहीं होना चाहिए, उनका पैसों का नुकसान नहीं होना चाहिए, उनके समय का नुकसान नहीं होना चाहिए और उनके सम्मान का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बिजनेस एथिक्स एंटरप्रेन्योर लेकर चलेगा। साथ साथ वो ये भी ध्यान रखेगा कि उसकी टीम में जो काम कर रहे हैं वो परेशान ना हो रहे हैं, उनके साथ वो कोई झूठ बोल के या धोखा दे के उनको किसी प्रलोभन में या किसी डर में काम ना करवा रहा हो। वो भी उसकी जिम्मेदारी है। सिर्फ ग्राहक की जिम्मेदारी नहीं है नैतिकता
कि वो बस चोरी ना करे और ले गया सामान उसको पे ना करे, आके पैसे ना दे, वो भी नैतिकता के खिलाफ है। लेकिन ये सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं है, एंटरप्रेन्योर की भी जिम्मेदारी है और उस व्यवसाय में काम करने वाले हर इंसान की जिम्मेदारी है, क्योंकि हर इंसान अपने ग्राहक के लिए काम करता है। ये फॉल्स है। व्यावसायिक नैतिकता सिर्फ ग्राहकों के लिए भी नहीं है और सिर्फ एंटरप्रेन्योर के लिए भी नहीं है और सिर्फ काम करने वाले इंसानों के लिए भी नहीं है, सब के लिए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 60, एन एंटरप्रेन्योर शुड एंश्योर दैट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज शुड नॉट हार्म द कस्टमर। एक उद्यमी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादों और सेवाओं से ग्राहक का नुकसान ना पहुंचे। 100% करेक्ट है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं और वो इस बात को भी नहीं जानते हैं कि वो बहुत जल्दी इस मार्केट से आउट हो जाएंगे। अगर हम नकली दवाई बेचेंगे तो कितने दिन बेच लेंगे हम, है ना? तो आज जो कमा रहे हैं वो कल वो गंवाना भी पड़ेगा और इस बिज़नेस से बाहर भी जाना पड़ेगा। आपको क्या लगा ये 64 सवाल सब पढ़ के आप एंटरप्रेन्योर बन जाओगे? ये गुण, ये कौशल, ये स्किल्स आपको अपने अंदर विकसित करनी पड़ेंगी दोस्तों, और बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है और बहुत रिवॉर्डिंग है। मतलब अगर आप ये कर पाए तो आपकी कई पीढ़ियाँ सुधर जाएंगी दोस्तों। 61, विच ऑफ दीज आर एथिक्स ऑफ बिजनेस। इनमें से कौन सा बिजनेस व्यवसाय का के लिए नैतिकता है? रिस्पेक्टिंग कंज्यूमर राइट्स, अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा करना, यस ये है, हाँ ऑल ऑफ द अबव भी है। ट्रीटिंग एवरीवन फेयरली फ्रॉम कस्टमर्स टू कोवर्कर्स टू एम्प्लॉयज़, मतलब सबको बहुत ही फेयरली कहते हैं कि न्याय की दृष्टि से देखें, जो न्याय संगत हो बात। फेयरली मतलब किसी के साथ दुराचार या अन्याय ना हो रहा हो। किस किस के साथ? हमारे ग्राहकों के साथ, हमारे साथ काम करने वाले लोगों के साथ और हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ। एंटरप्रेन्योर के साथ काम करने वाले कौन कौन से पार्टनर होते हैं? अरे होलसेलर, वो उनका एम्प्लॉय नहीं है, वो उनका बिजनेस पार्टनर होता है। रिटेलर, वो उनके बिजनेस पार्टनर होते हैं, उसमें हिस्सेदारी होती है, उनका डिस्काउंट होता है, उनका कमीशन होता है, ठीक है? तो ये बिजनेस पार्टनर कहलाते हैं, वो होते हैं उनके कोवर्कर्स, ठीक है? तो और एम्प्लॉयज़ के नज़र से आप देखोगे तो साथ काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो उनके कोवर्कर्स होते हैं। तो ये भी बात सही लग रही है ना, ये बिजनेस एथिक्स हैं कि भाई ना हमारे ग्राहक का नुकसान हो, ना हमारे साथ काम करने वाले लोगों का नुकसान हो, ना हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों का किसी उनके हितों का नुकसान हो, ठीक है? सेइंग नो टू ब्राइब्स, रिश्वत को ना कहें, ये भी नैतिकता है। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, whose right is this? The right to be protected against the marketing of goods and services that are harmful to life and property. यह किसका अधिकार है? जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं के विपणन से बचाव का अधिकार। ये हमारे कंज्यूमर का अधिकार है। उसका ये अधिकार है कि उसको ऐसा कोई सामान पैसे लेके ना बेच दिया जाए जो उसके व्यक्तिगत स्वास्थ्य और उसकी किसी संपत्ति को हानि पहुंचा रहा हो। झूठ बोलकर या किसी और तरीके से ये ना बेच दिया जाए, ये उसका अधिकार है। अधिकार है तभी तो अगर ऐसा होता है तो कंज्यूमर लॉ आते हैं ना बीच में, उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए फिर कानून बीच में आता है। बात समझ में आ गई पूरी? तो ये है आपके कंज्यूमर का अधिकार, बिजनेस का ये अधिकार नहीं है। आपने जो आपकी जो संपत्ति है या उसमें काम करने वाले लोग हैं, उनकी सेहत है, उसकी अगर आपको रक्षा करनी है तो आप इंश्योरेंस कवर लीजिए, ये आपका अधिकार नहीं है। हाँ, आप बिजनेस को एक ग्राहक के तौर पे ले रहे हो। जैसे मैंने कच्चा माल लिया किसी से, तो उस कंपनी का तो मैं ग्राहक हुआ ना, उससे मैं सामान खरीद रहा हूँ, तब उससे मिला हुआ सामान जिसके लिए मैं पैसे दे रहा हूँ तब मैं ग्राहक हो जाता हूँ, तो फिर मेरे भी अधिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि आप सामान खरीद नहीं रहे हैं, आप तो सामान बेच रहे हैं। उस सामान से किसी की संपत्ति और किसी का स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है? चाइल्ड का भी ये अधिकार नहीं है। चाइल्ड वेलफेयर अलग चीज़ें हैं और उसमें कैसे कैसे अधिकार आते हैं। बच्चा कहाँ खरीदता है कोई सामान? बच्चे के माँ बाप खरीदते हैं ना, पर बच्चे के क्या अधिकार हैं वो भी समझ लीजिए। फ्री एजुकेशन बच्चे का अधिकार है, उसको कोई जॉब पे ज़बरदस्ती या किसी प्रलोभन से उससे काम नहीं करवाएगा 14 साल से नीचे, ये उसका अधिकार है। उसके साथ कोई ऐसा कार्य नहीं होगा जो उसकी मर्ज़ी के बिना किया जाएगा या उसको बहला फुसला के किया जाएगा, ये उसके अधिकार हैं, ठीक है? स्कूल में समानता का भाव उसको मिलेगा, ये उसके अधिकार हैं। तो चाइल्ड वेलफेयर बिल्कुल अलग चीज़ें होती हैं, उसका व्यवसाय से कोई मतलब नहीं है। और सिटीज़न के अधिकार तो आप सब लोग जानते ही हैं, जो संविधान ने आपको दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स और बहुत सारे सपोर्टिंग राइट्स। पर जब राइट्स की बात आई है और सिटीजन्स की बात आई है तो मैं रुकूंगा नहीं, एक चीज़ तो बोलूँगा। अधिकार आते हैं जिम्मेदारियों के बाद। हमें सिर्फ अपने अधिकार पता हों और हमें अपनी जिम्मेदारी का बोध ना हो, फिर बात नहीं सुनी जाएगी, ठीक है? हमारे अधिकार आते हैं हमारी जिम्मेदारियों के बाद। आप अपनी छात्र के तौर पर जिम्मेदारियां पूरी करें, उसके बाद आपके अधिकार शुरू होते हैं।
हमें सिर्फ अपने अधिकारों का तो पता हो और जिम्मेदारियों से हम अपनी आंखें बंद कर लें, ये नहीं चलने वाला। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। 63rd क्वेश्चन, व्हेन यू टेल अ बिजनेस स्टोरी द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी फॉलोड। जब कोई आप अपने व्यवसाय की एक कहानी सुनाते हैं, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित चरणों का पालन किया जाना चाहिए। ए में हमें कुछ लिखना है, बी दे रखा है योर स्ट्रगल, तुम्हारा संघर्ष, यहाँ तक पहुँचने में, इस व्यवसाय को यहाँ तक ले जाने में तुम्हारा संघर्ष, वो दूसरा चरण। तीसरा लिखा है हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, तुम्हारे सामने जो चुनौतियां थी उनको तुमने कैसे सॉल्व करा, इस संघर्ष करते हुए जो चुनौतियां आई उनको आपने कैसे सॉल्व करा, उनका समाधान कैसे करा। और आखिरी में है क्लोजिंग, यानी कि आखिरी में आप उसका अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट या निष्कर्ष दें। तो शुरुआत में क्या आना चाहिए, ए में क्या आना चाहिए बच्चों? ए में आना चाहिए आपका परिचय। भाई आप ये तो बताओ आप हो कौन, फिर आप ये बताओ कि आपने यहाँ तक पहुँचने में पहले आप क्या थे, अब आप क्या हो, ये तो हुआ आपका परिचय। यहाँ तक पहुँचने में आपने क्या स्ट्रगल किया और इस स्ट्रगल में जो आने वाली चुनौतियाँ थी उसमें आपने कैसे उसका समाधान ढूंढा, और आखिर में आप क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग ऐसे कि अगर मैं ये कर सका तो आप भी ये करेंगे, और उसके ये तरीके आपको अपनाने चाहिए, आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए, आपको मेहनत वाले रास्ते पे चलना चाहिए, आपको शॉर्टकट नहीं ढूंढने चाहिए। किसी भी एंटरप्रेन्योर से आप बात करोगे, उसकी जीवन की स्टोरी सुनोगे, उनके संघर्षों को जानोगे, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया है। इसका सही उत्तर है, अपने कस्टमर के बारे में शुरुआत में नहीं बताएंगे आप, अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताएंगे, अपना इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय देंगे आप शुरुआत में, और अपने दोस्तों के बारे में भी आप नहीं बताओगे। ऑप्शन 4 भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 64, अ डैश डिस्क्राइब्स व्हाट अ कंपनी डिजायर्स टू अचीव इन द लॉन्ग रन। एक रिक्त स्थान वर्णन करता है कि कंपनी लंबे समय में क्या हासिल करना चाहती है। उसको एथिकल प्रैक्टिस नहीं कहते, एथिकल प्रैक्टिस हम हासिल नहीं करते हैं, हम उसका निर्वाह करते हैं लगातार। हमें वो कोई हासिल नहीं करने की बाद में जाके हम एथिकल प्रैक्टिस करने लगेंगे, हमें वो शुरुआत से करनी चाहिए ना। तो ये ऑप्शन तो गलत है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी हम करते हैं, हम उसको हासिल नहीं करते, हम उसका निर्वाह करते हैं। मतलब बिजनेस जब करते हैं तो साथ साथ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज चलती रहती है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भविष्य में जाके हम करेंगे। बिजनेस स्ट्रेटेजी भी वो नहीं होती, विजन स्टेटमेंट होता है। विजन स्टेटमेंट मतलब कि आज से 10 साल बाद मैं अपनी कंपनी को यहाँ ले जाऊँगा जिसमें मेरा मार्केट में 25% शेयर होगा, 25% टोटल जो ग्राहक होंगे जो इस उत्पाद को खरीद रहे हैं वो मेरी कंपनी से खरीदेंगे। ये एक विजन स्टेटमेंट हो सकता है किसी एंटरप्रेन्योर का। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर बिजनेस सक्सेस स्टोरी इज योर। आपके व्यवसाय की सफलता की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपका क्या? इंट्रोडक्शन, आपका परिचय। जब आप अपनी कहानी सुनाएंगे तो इंट्रोडक्शन तो हम पहले ही देख चुके कम्युनिकेशन स्किल्स में। इंट्रोडक्शन अगर आपने प्रभावी दिया तो आपके कस्टमर या आपकी ऑडियंस का ध्यान आप अट्रैक्ट कर लेंगे, एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा उस पर। ये तो है, आंसर सही है ये। चैलेंजेस, जब आप अपने चैलेंजेस बताओगे तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर आपने ये बताया कि मैं ये हूँ और मैं आज इतना अमीर हूँ, उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी कहानी सुनाएंगे कि कहाँ था और कैसे पहुँचा, तो चैलेंजेस बीच में आते हैं, चुनौतियाँ बीच में आती हैं, और वो जरूर आएंगी। और इन परीक्षाओं के बाद आप लोग भी तैयार रहना, आने वाली हैं। अगला ऑप्शन है सपोर्टर्स। सपोर्टर्स, किस किस ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे बुरे वक्त में कौन कौन मेरे साथ खड़ा रहा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आपकी कहानी का। ऑल ऑफ द अबव आंसर लिखा हुआ है, तो मैं बताऊंगा नहीं कि इसका आंसर क्या होगा, आप सब लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। आखिर में इस वीडियो में एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो आपकी ज़िंदगी चल रही है ना, ये आपकी एक फिल्म है, कहानी है। इसको खूबसूरत बनाओ, इसको ऐसा बनाओ कि जब हम किसी को बताएं तो वो मंत्रमुग्ध हो जाए, वो सुनना चाहे आपकी कहानी। कितने पैसे कमा रहे हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता ज़िंदगी में, आपको कितना सम्मान मिल रहा है, असली फैक्टर वो है। अगर आप मेरी बात समझ सको तो इस कहानी को इतना खूबसूरत बनाओ कि लोग बात सुनना चाहें आपकी कहानी। इस नोट के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ, और अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मस्ती करते रहना। इम्तिहान कल से शुरू हो रहे हैं। ऑल द बेस्ट।